चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। इसे महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 413-14 एडी से लेके 454 या 55 एडी तक का माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी सम्राट कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। इसके शासनकाल में भी विशाल साम्राज्य गुप्त कायम रहा। इसके समय भी गुप्त साम्राज्य की शक्तियाँ अपने चरम पर रही। कुमारगुप्त को विद्रोही राजाओं को वश में करने के लिए कोई युद्ध नहीं करने पड़े। इसी कारण इसके काल में विद्या, धन, कला आदि की समृद्धि हुई या विकास हुआ। और यह इसलिए हुआ क्योंकि इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य में सर्वत्र शांति विराजित थी। पर बाद में इसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में नर्मदा नदी के समीप पुष्कर मित्र नाम की एक जाति ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति के विरुद्ध भयंकर विद्रोह खड़ा कर दिया। इनको पराजित इसके पुत्र सकंदगुप्त ने किया। इसके शासनकाल का अध्ययन बहुत से अभिलेखों से भी होता है, स्तंभ लेखों से भी होता है, जैसे भिलसंड का स्तंभ लेख, गढ़वाल लेख, मंदसौर प्रशस्ति, करमडंडा लेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र, सांची का लेख आदि। पश्चिमी भारत के विशाल भूभाग में कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत, ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बाद इसका पुत्र सकंदगुप्त गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 455 एडी से 467 एडी तक रहा। इसके राज्यकाल में भी जब ये गद्दी पर बैठा तो राजगद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि कुमारगुप्त की जो पटरानी थी उसका बेटा था पुरुगुप्त। वो इतना योग्य नहीं था, इसलिए इसको राजा बनाया गया, क्योंकि इसने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पुष्यमित्रों को हराया था। पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना भयंकर था कि गुप्त काल की लक्ष्मी विचलित हो गई थी और सकंदगुप्त ने अपना राज्य पुनः स्थापित करने के लिए बाहुबल से शत्रुओं का नाश करते हुए कई रातें जमीन पर सोकर बिताई। इसकी इसी शक्ति और वीरता के कारण ही इसे गद्दी मिली थी। इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी हूणों की पराजय। हूण बड़े भयंकर योद्धा थे। हूण राजा अटिला के कारण अत्याचार बर्बरता होती थी, जिसके कारण हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। अब हूणों की एक शाखा ने गुप्त पर हमला कर दिया। कहते हैं कि गुप्त और हूणों की इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी कि हर जगह विनाश हो गया था, परंतु सकंदगुप्त ने इन पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में विजय के कारण ही इसको संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में एक वीर भी माना जाता है। सकंदगुप्त के समय सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ का शासक पर्णदत्त था, जिसने गिरनार की प्राचीन सुदर्शन झील को फिर से मरम्मत करवाया। यह चंद्रगुप्त द्वारा बनवाई गई थी उसके काल में, और अब इसको सकंदगुप्त के द्वारा आदेश पर पर्णदत्त ने दोबारा इसकी मरम्मत करवाई। सकंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्रास शुरू हो गया। सकंदगुप्त की कोई संतान नहीं थी। इसके बाद इसके मृत्यु के बाद ही इसका बड़ा भाई पुरुगुप्त ही गद्दी पर बैठा, और इसके गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। हूणों के आक्रमण के कारण ही गुप्त साम्राज्य को बहुत चोट लगी थी, पर वाकाटक और अन्य वंश भी अपना सिर उठाने लग गए थे। राजा नरेंद्र सेन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह वाकाटक राजा था। इसने कुछ ही महीनों शासन किया था। इसके बाद 467 एडी से 473 एडी तक नरसिंहगुप्त बाला द्वितीय शासक बना। यह पुरुगुप्त का ही पुत्र था। इसने अपने पिताजी के कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके शासनकाल में भी गुप्त साम्राज्य का ह्रास जारी रहा। फिर इसके बाद शासक बनता कुमारगुप्त द्वितीय। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसका शासनकाल 473 एडी से 477 एडी तक था। 77 में इसकी मृत्यु हो गई। सम्राट सकंदगुप्त की मृत्यु के अगले 10 सालों में ही 3 शासक हुए, जिससे प्रतीत होता है कि यह काल अव्यवस्था और अशांति का था और गुप्त साम्राज्य निर्बल होता जा रहा था। परंतु कुमारगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य में या शासनकाल में वाकाटक राजा को हराया था और मालवा के प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, परंतु इसकी 477 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद शासक बना बुद्धगुप्त। इसका शासनकाल 476 एडी से 495 एडी तक का रहा।
यह एक शक्तिशाली राजा था, परंतु अपने साम्राज्य को हाथ से नहीं बचा सका। बुद्धगुप्त के बाद वैन्यगुप्त गद्दी पर बैठा। इस समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। मगध पर नरसिंहगुप्त ये ज़्यादा शक्तिशाली शासक था औरों के मुकाबले। मालवा पे भानुगुप्त और बिहार और बंगाल पे वैन्यगुप्त शासन कर रहा था। इन तीनों में से नरसिंहगुप्त ने 500 एडी से 550 एडी तक शासन किया। इसी का शासनकाल इनमें सबसे लंबा रहा। ऐसा प्रतीत होता कि बुद्धगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य अपनी एकता कायम नहीं रख सका। इनके बाद कुमारगुप्त शासक हुआ। यह एक निर्बल शासक था और गुप्त साम्राज्य का ह्रास और जल्दी होता गया। इसके बाद दामोदर गुप्त शासक बनता है 482 एडी में। यह मोखरी शासक सर्ववर्मा से हार गया। फिर महासेन गुप्त, इसने सर्ववर्मा की अधीनता ही स्वीकार कर ली। फिर 640 ईस्वी में माधवगुप्त सम्राट हुआ। यह हर्षवर्धन का सामंती बन गया था। वैसे ही देखा जाए तो 550 एडी में ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, क्योंकि बुद्धगुप्त के सभी उत्तराधिकारी अयोग्य थे आदि। अब इनकी संस्कृति, साम्राज्य और कला के बारे में हम बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कालिदास सबसे महान कवि थे। इन्होंने ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश आदि की रचना की। ये ग्रंथ संस्कृत साहित्य में सबसे उज्ज्वल ग्रंथ है। इसके अलावा विशाखदत्त के देवकी चंद्रगुप्तन में साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। भारिव ने कीर्तार्जुनीय लिखी, भट्टी ने भट्टी काव्य लिखी। इन दोनों कवियों को संस्कृत में काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त है। इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण कवि इस युग में उत्पन्न हुए। पंचतंत्र की कहानियों को बाकायदा गुप्त काल में एक ग्रंथ का रूप धारण किया। व्याकरण को संबंधी भी अनेक ग्रंथ इस काल में लिखे गए। चंद्रगोमिनी नाम के एक बौद्ध पंडित ने चंद्र व्याकरण की रचना की। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। कामानंद का नीतिसार, इसके अलावा नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति की रचना हुई। इस काल में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, वराहमिहिर जैसे ज्योतिषज्ञ इस काल में हुए। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम लिखी। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक आदि पुस्तकों की रचना की। आर्यवेदाचार्य बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की। यह आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा दार्शनिक साहित्य पर बहुत रचनाएं हुई। वैष्णव और शैव धर्म में इस काल में बहुत जोर पकड़ा। इनके अनुयायी बहुत बढ़ गए। इस काल में विष्णु के 10 अवतारों में से वराह अवतार की पूजा ज़्यादा प्रचलित थी। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था की। गुप्त साम्राज्य में शासन व्यवस्था की सुगमता के लिए प्रांत और सूबों में विभाग था। ज़्यादातर सामंतों की इसमें स्वतंत्र सत्ता थी, परंतु सभी गुप्त राजाओं के सामंत ही माने जाते थे और उनकी अधीनता में ही कार्य करते थे। बहुत से गणराज्य भी इनकी अधीनता स्वीकार करते थे। योद्ध, मालवा, प्राजू, काक आदि। गुप्त राजा परम भागवत, महाधीराज, परमेश्वर, परम देवत आदि उपाधियां धारण करते थे। इनके काल में महासेनापति कुशल सेना का सेनापति और योद्धा होता था। महादंडनायक ये युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्त काल की सेना के 3 प्रधान विभाग थे, पदाति, घुड़सवार और हाथी। इसके अलावा रणभंडारी के यह सेना के हर प्रकार की सामग्री की व्यवस्था करता था। फिर महाबलाधिकृत सेना की छावनी व्यू रचना का अध्यक्ष होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महासंधि विग्रहक, इसका कार्य पड़ोसी राज्य साम्राज्य से गणराज्य संधि करना। भंडारा गृहरथ यह कोष विभाग का अध्यक्ष होता था। महाशपथलिक, यह राज्य के सब आदेशों का रिकॉर्ड रखता था। सभा अध्यक्ष, यह केंद्रीय कार्यालय का अध्यक्ष था। राज्य कर वसूल करने के लिए जो विभाग था उसका नाम ध्रुवाधिकरण था। सम्राट का सबसे बड़ा लड़का युवराज भट्टारक कहा जाता था। विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक भुक्ति होते थे, जिसे आज के कमिश्नर के समान समझ सकते हैं।
जिले के शासक को विश्वपति कहा जाता था। इसके अलावा राज्य के कर में भाग कर यानी खेती से संबंधित होने वाला कर, भोग कर, चुंगी से संबंधित कर, भूतोवाद कर, विदेशों से स्वदेश आने वाले और देश में उत्पन्न होने वाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था। इस काल में जागीरदारी प्रथा भी थी। इस काल के सिक्कों पर भी बहुत चिन्ह मिले हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम के ध्वज दाहिने हाथ में अंगूठी, कुमार देवी के साथ उसके चित्र हैं सिक्कों पर। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ ध्वज अंकित है, पीछे वीणा बजाते हुए इसको प्रदर्शित किया है, लक्ष्मी की मूर्ति इस पे अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर भी धनुष बाण ले खड़ा हुआ है आदि। कुमारगुप्त के भी सिक्के हमें मिले हैं जो 9 प्रकार के हैं। इसके सिक्कों पर ये तलवार ले हुए और ध्वज इसके पीछे है आदि। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी पहली, दूसरी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और यह काफ़ी समय तक भारत रुका। इसने लिखा कि भारतीयों का व्यापार भी विदेशियों के साथ था आदि।